हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट अचीवमेंट एकेडमी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 28 दिसंबर को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ तो मिल चुकी होगी कि आपका एग्ज़ाम अब 20 अगस्त को होगा और आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी खुशखबरी है ये अगर इसको देखा जाए, क्योंकि जहाँ आपका पेपर में काफ़ी सारे सेट बनते थे, काफ़ी सारे पेपर बनाए जाते थे, आपके लगभग 22-23 आपके क्वेश्चन पेपर बनाए जाते थे। अब आपके है ना सिर्फ एक ही पेपर बनेगा। तो आपको अब इस बात की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि मेरी शिफ्ट में पेपर हार्ड आ सकता है या फिर मेरी शिफ्ट में पेपर बहुत आसान आएगा। किसी की शिफ्ट में इस टाइप की जो टेंशन होती थी बच्चों को कि पता नहीं कैसा पेपर आ जाए, तो इस वाले टेंशन से अब आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो। ओके, तो आपका पेपर ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन पेपर का मतलब है आपका एक ही पेपर बनेगा और सब बच्चों को वही पेपर देना होगा। और इस एक पेपर में 100% वही क्वेश्चन आने वाले हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जब हम इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे ना और पेपर आप सेट आपका एक ही बनना है, तो इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो विश्वास कर लीजिए, और अब भी आपके पास इतना टाइम है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आप 130+ नंबर भी ला सकते हैं, बहुत ईजिली ला सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कर कर ही ला सकते हैं। यकीन नहीं आता तो आप करिए, फिर देखना आप। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखने वाले हैं। किसी रोगी का घर एक्स पर स्थित है तथा वह अस्पताल जहाँ उसका इलाज चल रहा है वाई पर स्थित है। डायरेक्शन से क्वेश्चन है ये। रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः रोगी पहले ए पर जाता है। जो घर कहाँ पर है उसका एक्स पर स्थित है, कोई सीधी सड़क नहीं है, तो पहले कहाँ जाएगा वो ए पर। ए कहाँ पर है? एक्स के ठीक पूर्व में 800 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर एक्स है, इसके ठीक पूर्व में इधर मतलब 800 मीटर की दूरी पर क्या है? हमारा ए पॉइंट है 800 मीटर की दूरी पर। ओके, जो ए के ठीक दक्षिण में 600 मीटर, फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 600 मीटर की दूरी पर है। तो चलिए, ए के ठीक दक्षिण में 600 मीटर की दूरी पर बी है आपका। यहाँ का ये आपका बी है, 600 मीटर। वैसे तो दूरी का तो यहाँ महत्व नहीं, क्योंकि सिर्फ हमसे डायरेक्शन पूछिए। ऑप्शन देखकर हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दूरी दी हुई है इनका कोई यहाँ पर महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है। तो चलिए और देखते हैं। फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 150 मीटर की दूरी पर है। बी के ठीक पश्चिम में 150 मीटर की दूरी पर यहाँ कोई पॉइंट सी है, इस पर जाता है। ओके, 150 मीटर की दूरी पर। और अंत में वह वाई पर अस्पताल पहुंचता है जो सी के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर है। सी के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर है, ये पॉइंट वाई है, यहाँ पर 100 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की सही दिशा क्या है? किसके सापेक्ष पूछिए? अस्पताल के सापेक्ष। मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसके सापेक्ष पूछिए वहां पर आप प्लस का सिंबल बना दीजिए। अस्पताल के सापेक्ष पूछिए, अभी आप देख लीजिए, आप ये वाली डायरेक्शन निकल के आती है आपके घर की, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी? ये वाली नॉर्थ होगी और ये वाली कौन सी होगी आपकी? वेस्ट होगी। तो ये आ जाएगी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम आपकी डायरेक्शन निकल कर आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है, कौन सा है? ये मैना है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है, पीछे तक घुमा सकने वाला उल्लू है। और वो पक्षी, इसकी आंखें इंसान की तरह सामने की ओर होती है, वो पक्षी भी आपका आउली होगा। ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति ने छूकर पढ़ सकते हैं। लिपि आधारित है, तो ब्रेल लिपि आपकी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है, तो ये असम में होता है ऐसे, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ वगैरह की संभावना रहती है, इसलिए वहाँ पर बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हैं ना हमारे, तो ये क्वेश्चन आपको चुटकी का खेल लग रहे होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में स्थित है आपका जिम कॉर्बेट। 3 विभिन्न स्थानों जहाँ की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरण पर विचार कीजिए। लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के और छतें सपाट होती है। बिल्कुल करेक्ट है ये।
मनाली हिमाचल प्रदेश में मकान बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। जी नहीं, मनाली में बांस के खंभों पर मकान नहीं बनाए जाते, ये आपका करेक्ट नहीं होगा। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के बने मकानों को जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ए और सी। ए और सी देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, कछुआ। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें डिफरेंट हो जाएगा आपका क्रो। कौवा डिफरेंट हो जाएगा। ओके, ये तीनों ही पानी में रहते हैं, पानी से रिलेटेड है, जबकि कौवा पानी से रिलेटेड नहीं है। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक झुंड में 20 से 25 हाथियां और बच्चे होते हैं। एक झुंड में 20 से 25 नहीं, 12 से 14 हाथी या बच्चे होते हैं। ओके, हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक किसी झुंड में रहते हैं। 4-5 वर्ष की आयु तक नहीं, 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं एक ही झुंड में। ओके, दोनों आपके ऑप्शन रोंग हो जाएंगे। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है, बिल्कुल करेक्ट है। किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी सभी फैसले लेती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो सी और डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी। ओके, मधुमक्खी पालन करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है, तो ये होगी आपकी अक्टूबर से दिसंबर। बिहार में मधुमक्खी पालन किया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच। किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20:20 बजे चली और अगले दिन यानी 17 तारीख को 16:20 पर सूरत पहुंची। तो टोटल कितने आवर्स हो गए यहाँ पर? 20 आवर्स हो गए। ओके, दोनों स्टेशन के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी गिवन है हमें 1440 किलोमीटर। तो औसत चाल बतानी है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है हमें? देखो, ये क्वेश्चन हम काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं पहली क्लास में, तो यहाँ पर मैं फटाफट कर रही हूँ। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? यह आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में आया है। ऑप्शन हमारे मीटर प्रति सेकंड में गिवन है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा? 18 4 जा 72 और 5 4 जा 20 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी, से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी? तो ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम। ये मैप का क्वेश्चन है, आपको मैप क्लियर होना चाहिए। देखो, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे लोकेशन बनाए, चंडीगढ़ हमारा यहाँ पर है अगर, तो आपका कलकत्ता जो है वो यहाँ पर है। तो आप देख लीजिए वाली डायरेक्शन आपकी कौन सी हो जाए, इसके सापेक्ष बतानी है, तो ये हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम। ओके, मैप में काफ़ी क्लासेज में मैप बनवा चुकी हूँ आपका, अब तक आपने याद भी कर लिया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है ना मैप में, आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी स्पेशल आपके लिए, अगर एक भी बच्चे को प्रॉब्लम हुई तो। निम्नलिखित में से प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, हम पहले कर चुके हैं, तो इसका सही क्रम हो जाएगा आपका DABEC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता? तो ये कौन सा नहीं होगा? बड़ी और बहुत सारी पत्तियां नहीं होती। ये कहाँ पर पाया जाता है रेगिस्तानी ओक? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओके, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से है? तो ये होंगे आपके आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्न में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे? तो ये कौन सा हुआ? कम्युनिटी रिसोर्सेज, सामुदायिक संसाधन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ये हो जाएगा आपका विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी। जो फटाफट डिस्कस कर रहे हैं हम, अच्छा रिवीजन हो रहा है आपका और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा। छोटी वीडियो हो गया, फटाफट देख सकते हैं, कुछ भी काम करते हुए भी आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह की वीडियो हमारा चैनल आपको प्रोवाइड करता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं? तो ये कूट का क्वेश्चन है आपका, तो चलिए देखते हैं। पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, बिल्कुल करेक्ट है। अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, बिल्कुल करेक्ट। प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, सिर्फ जानकारी प्राप्त करना नहीं होगा। अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, ये भी आपका करेक्ट होगा। तो कौन से ऑप्शन हो जाएंगे आपके? ए, बी और डी। ए, बी और डी, ये कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। डी, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं?
तो कौन सा? बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय, ये सबसे सटीक जवाब होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? हाँ, क्योंकि ये समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थियों से कहा जाए कि वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका बजट बनाएं। ये सबसे उपयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की ची ची की आवाज की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है, यह क्या है? एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है, ये सितारों के चमकने की आवाज है। आप क्या करेंगे? तो इसका सबसे जो सटीक जवाब होगा वो होगा अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रिया साझा करने को कहेंगे कि वे इस बारे में क्या सोचते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों में दिए गए प्रयोगों के परिणाम नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। अगर वो स्वयं पहुंचेगा तो उसका ज्ञान जो ज़्यादा टाइम तक स्थायी रहेगा। ओके, आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे की सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे? विद्यार्थी से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व है? तो ये हो जाएंगे आपके सी और डी। विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं, विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं, ये होगा सहयोगात्मक अधिगम आपका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है, कपड़े कैसे धोए जाते हैं? विद्यार्थी जवाब देते हैं, वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीकों से ऐसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर, ब्रश से धोते हैं, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो ये कौन सा करता है? विद्यार्थियों को घर के अनुभव पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करना, कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। तो बी, सी और डी आपके तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं? पढ़ाना और ज्ञान की व्याख्या करना, विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना, प्रश्न करना और व्याख्या करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी और डी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। कथन पर्यावरण अध्ययन एक विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है हमारा? इंटीग्रेटेड, एकीकृत विषय है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही थी। वे विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है, कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियाँ और चिड़ियाओं की भीड़ से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? देखो, इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? पर्यावरण के लिए चिंतित होना और ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग, इन दोनों की उसके पिता द्वारा उपेक्षा की जा रही है। तो सी और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे आपसे एक और नए क्वेश्चन सेट के साथ।